नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिमायर क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ये जो प्रश्न उत्तर हैं ये अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों ही एग्जामों के लिए ज़रूरी और महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और ये 100% सेलेक्टिव मैटर है। और शायद अगर आप इन सारे प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो मैं पक्का कंफर्म कह सकता हूँ कि आपसे कोई भी प्रश्न एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो में जाने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि हमें अगली वीडियो बनाने के लिए साहस मिले। चलिए हम अब बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है, वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था मेंडल ने। दूसरा प्रश्न है, कपास की प्रथम संकर किस्म है? तो वो थी दोस्तों H4। तीसरा प्रश्न है, फसलों के जीन प्रारूप में परिवर्तन कर मानव उपयोगी बनाना कहलाता है? तो ये कहलाता है पादप प्रजनन। चौथे प्रश्न की बात करें तो मनुष्यों द्वारा जंगली प्रजातियों की खेती करना कहलाता है? तो ये कहलाता है ग्राम्यन। आगे हम पाँचवें प्रश्न की बात करें तो जनन द्रव्य है तो फसल की प्रजाति एवं उसके जंगलियों का जीन प्रारूप क्या कहलाता है? जनन द्रव्य कहलाता है। फसल की प्रजाति एवं उसके जंगलियों का जीव द्रव्य क्या कहलाता है? जनन द्रव्य कहलाता है। आगे बात करें छठवां प्रश्न, नए स्थानों पर पादप प्रजातियों को उगाना कहलाता है? तो ये कहलाता है पादप पुनर्स्थापन। नए स्थानों पर पादप प्रजातियों को उगाना क्या कहलाता है? पादप पुनर्स्थापन कहलाता है। आगे हम बात करें संकरण है तो भिन्न गुणों वाले पादपों के मध्य संकरण की क्रिया क्या कहलाती है? संकरण कहलाती है। यानी जो दो भिन्न गुणों वाले पादपों के मध्य हम क्रॉस कराते हैं तो वो क्रिया क्या कहलाती है? संकरण कहलाती है। अगला अगर हम आठवें प्रश्न की बात करें तो किसी जीव के लक्षण में आकस्मिक एवं वंशानुगत परिवर्तन होते हैं तो वो कहलाते हैं उत्परिवर्तन। यानी किसी जीव के लक्षण में अगर आकस्मिक एवं वंशानुगत लक्षण परिवर्तित होते हैं तो वो कहलाते हैं उत्परिवर्तन। आगे हम बात करें नौवें प्रश्न की। तो नौवां प्रश्न है, किसी जीव में गुणसूत्रों की संख्या 2n में कमी या वृद्धि कहलाती है? तो ये कहलाती है बहुगुणता। यानी अगर किसी जीव के गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुगुणता कहते हैं। आगे हम बात करें अगला प्रश्न है, किसी फसल में अच्छी एवं उत्तम गुणों वाली लाइनों को छांटना कहलाता है? तो ये कहलाता है चयन। यानी जब हम किसी फसल में से अच्छी एवं उत्तम गुणों वाली लाइनों का चुनाव करते हैं तो उसको हम कहते हैं चयन। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन क्या है? तो वर्तमान किस्मों एवं विकसित किस्मों के तुलनात्मक परीक्षण को मूल्यांकन कहते हैं। यानी मूल्यांकन का अर्थ है पुरानी किस्म और नई विकसित किस्मों का तुलनात्मक अध्ययन या दोनों की तुलना क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। आगे हम बात करें गुणन क्या है? तो फसल की किसी प्रजाति के नए बीज विकसित करने की क्रिया क्या कहलाती है? गुणन कहलाती है। या हम कह सकते हैं कि किसी फसल के या किसी किस्म के नए पौधे तैयार करना क्या कहलाता है? गुणन कहलाता है। आगे हम बात करें ग्राम्यन का लाभ है। फसल के दानों के आकार में वृद्धि एवं पकने की अवधि में कमी। ग्राम्यन के दो लाभ होते हैं, एक तो फसल के दानों के आकार में वृद्धि होती है, दूसरा फसल के पकने की अवधि में कमी आती है। तो ये अपने 13 प्रश्न हो गए। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं। आगे हमारा 14वां प्रश्न है, NBPGR क्वेश्चन में राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो का अर्थ है कार्य है? तो इसका जो कार्य है वो है जनन द्रव्य संरक्षण। ये दो प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। वो आपसे पूछ लेगा NBPGR का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो। इसका कार्य क्या है? जनन द्रव्य संरक्षण। आगे हम बात करें ग्रामीण के आधार पर जनन द्रव्य के प्रकार हैं। तो इसके आधार पर जनन द्रव्य दो प्रकार का होता है, कृषि जनन द्रव्य और जंगली जनन द्रव्य। आगे हम बात करें 16वां प्रश्न, प्रजातियां जिनमें संकरण की संभावना होती है के विकल्पी जीन कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं जीन कोष। आपसे आगे ये प्रश्न भी पूछ सकता है, जीन कोष क्या है? तो जीन कोष क्या है? ऐसी प्रजातियां जिनमें संकरण की संभावना होती है उनके जीन या उनके विकल्पी जीन क्या कहलाते हैं? जीन कोष कहलाते हैं। आगे हम बात करें 17वें प्रश्न की, जनन द्रव्य संरक्षण की विधियाँ हैं। जनन द्रव्य संरक्षण की विधियाँ हैं तो इसकी दो विधियाँ हैं, स्वस्थान संरक्षण और बाह्य स्थान संरक्षण। यानी एक तो उसी स्थान पर संरक्षण करना और एक दूसरे स्थान पर संरक्षण करना। 18वां प्रश्न है अपना, ऐसे क्षेत्र जहां जनन द्रव्य को कोई खतरा नहीं होता है कहलाते हैं? तो ऐसे क्षेत्र कहलाते हैं जीन सेंचुरी। यानी जनन द्रव्य को ऐसे स्थानों पर संरक्षित करना जहां कोई खतरा नहीं हो तो ऐसे क्षेत्र क्या कहलाते हैं? जीन सेंचुरी कहलाते हैं। 19वां प्रश्न है, जनन द्रव्य संरक्षण किया जाता है? तो ये किया जाता है जीन बैंकों में, कोशिका या अंग बैंक में और DNA बैंक में।
अगला प्रश्न है जनन द्रव्य में विश्व भर की प्रजातियों के विभेद एकत्रित करना कहलाता है। तो ये कहलाता है विश्व संग्रह। यानी जब हम विश्व की अनेक प्रजातियों के विभेद एकत्रित करते हैं तो उसे हम कहते हैं विश्व संग्रह। आगे अपन बात करें पौधों का नए क्षेत्र के वातावरण के योग्य बनना कहलाता है। तो ये कहलाता है अनुकूलन। यानी जब हम किसी पौधे को नए क्षेत्र में उगाते हैं तो उस वातावरण की योग्य पौधे का बनना या वातावरण की योग्य सुटेबल होना क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। आगे हम बात करें 22वां प्रश्न, पूर्व स्थापित किस्म को बिना चयन के नई किस्म में विमोचित करना कहलाता है। तो ये कहलाता है प्राथमिक पुनर्स्थापन। यानी जब हम बिना चयन के या बिना चुनाव किए नई किस्म बना देते हैं तो वो कहलाता है प्राथमिक पुनर्स्थापन। पूर्व स्थापित किस्म को चयन द्वारा नई किस्म में विमोचित करना ये इसका उल्टा है। यानी जब हम चयन द्वारा विकसित करते हैं तो क्या कहलाता है? द्वितीयक पुनर्स्थापन कहलाता है। आगे हम बात करें पादप पुनर्स्थापन की क्रिया की जाती है। तो ये की जाती है NBP या नई दिल्ली द्वारा, यानी राष्ट्रीय पादप एवं आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली के द्वारा यह क्रिया की जाती है। आगे हम 25वें प्रश्न की बात करें तो पादप पुनर्स्थापन में वांछित जनन द्रव्य या किस्म को प्राप्त करना कहलाता है। तो ये कहलाता है अर्जन। यानी पादप पुनर्स्थापन की क्रिया में जब हम पादप से वांछित जनन द्रव्य प्राप्त करते हैं तो वो क्रिया क्या कहलाती है? ये क्रिया कहलाती है अर्जन। यहाँ तक अपने 25 प्रश्न हो गए। आगे हम बात करते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और PDF लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आगे हम बात करें 26वें प्रश्न की। तो 26वां प्रश्न है, बाहर से आयातित पादपों का रोग कीट व खरपतवारों से मुक्त होना कहलाता है। तो ये कहलाता है संगरोध। आपसे अलग से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, संगरोध क्या है? तो बाहर से आयातित पादपों का रोग कीट व खरपतवारों से मुक्त होना क्या कहलाता है? संगरोध कहलाता है। आगे 27वें प्रश्न की बात करें तो 27वां प्रश्न है, पुनर्स्थापन का लाभ है। तो पुनर्स्थापन का लाभ है, एक तो नई फसलों का विकास और दूसरा रोग व कीटों से सुरक्षा। यानी एक तो क्या होता है? नई फसलों का विकास होता है, दूसरा रोग व कीटों से सुरक्षा होती है। आगे हम बात करें 28वां प्रश्न, पुनर्स्थापन की हानि। इसकी हानि क्या है? रोग व कीटों का आगमन। यानी विदेशों से रोग और कीट कहाँ जाते हैं? देश में आ जाते हैं, और नए खरपतवार भी कहाँ जाते हैं? हमारे देश में आ जाते हैं। तो नए खरपतवारों का प्रकोप होता है। आगे हम बात करें 29वां प्रश्न, पुनर्स्थापन द्वारा तैयार की गई किस्म है। पुनर्स्थापन द्वारा तैयार की गई किस्म है तो यह है धान की TN1 व IR8 और गेहूं की सोनारू 64। आगे हम बात करें अगला प्रश्न, किसी प्रजाति के बीजों को उगाकर नए बीज तैयार करना कहलाता है। तो ये कहलाता है पुनरुत्पादन। यानी हमने किसी फसल के बीज बो दिए खेत में और उस फसल के बीजों से ही हमने अगली फसल के लिए बीज बना लिया, तो ये क्रिया क्या कहलाती है? पुनरुत्पादन कहलाती है। यानी किसी प्रजाति के बीजों को उगाकर नए बीज तैयार करना क्या कहलाता है? पुनरुत्पादन कहलाता है। आगे हम बात करें 31वां प्रश्न, आनुवांशिक अपर्दन है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आनुवांशिक अपर्दन। तो आनुवांशिक अपर्दन क्या है? कृषि प्रारूपों एवं उनके जंगलियों की विविधता में कमी होना आनुवांशिक अपर्दन कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि जो जंगली प्रजाति होती हैं और कृषि प्रजाति होती हैं उनमें जो अंतर है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, और इस अंतर की कमी को हम क्या कहते हैं? आनुवांशिक अपर्दन कहते हैं। या हम कहें तो कृषि प्रारूपों एवं उनके जंगलियों की विविधता में कमी होना आनुवांशिक अपर्दन कहलाता है। 32वें प्रश्न की बात करें तो 32वां प्रश्न आनुवांशिक अपर्दन का कारण है। तो इसका जो कारण होता है वो होता है उन्नत किस्म और जंगली क्षेत्रों में खेती। यानी एक तो उन्नत किस्मों का चुनाव और एक जंगली क्षेत्रों में खेती करना। आगे हम बात करें वह क्षेत्र जहाँ किसी फसल की जंगली प्रजातियों से उत्पत्ति होती है तो वो क्या कहलाता है? उद्गम केंद्र कहलाता है। यानी जब जंगली प्रजातियों से फसल की उत्पत्ति होती है तो उस स्थान को हम क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र कहते हैं, या हम कहते हैं उत्पत्ति स्थान। आगे हम बात करें संकरण का उद्देश्य है। तो संकरण का उद्देश्य होता है बीजोत्पादन और आनुवांशिक विविधता। ये भी मोस्ट प्रश्न है कि संकरण का उद्देश्य क्या होता है? तो एक तो बीज उत्पादन, दूसरा आनुवांशिक विविधता। आगे 35वें प्रश्न की बात करें तो किसी पुष्प के पराग कोषों को हटाने की क्रिया कहलाती है। तो ये कहलाती है विपुंसन। आपसे पूछा भी जा सकता है विपुंसन क्या है? तो किसी पुष्प के पराग कोषों को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? विपुंसन कहलाती है। आगे हम 36वें प्रश्न की बात करें, पराग कणों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया कहलाती है। तो ये कहलाती है परागण। जो पराग कण हैं वो वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वो क्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। आगे हम बात करें 37वां प्रश्न, उत्परिवर्तन की खोज किसने की? तो यह ह्यूगो डी वृज ने की थी। किसने की थी? ह्यूगो डी वृज ने। आगे हम बात करें वे कारक जो उत्परिवर्तन पैदा करते हैं कहलाते हैं उत्परिवर्तजन कहलाते हैं।
आपसे अलग से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्परिवर्तजन क्या है। तो वे कारक जो उत्परिवर्तन पैदा करते हैं क्या कहलाते हैं, उत्परिवर्तजन कहलाते हैं। अपने 38 प्रश्न हो गए, आगे हम बात करते हैं 39वें प्रश्न की। 39वां प्रश्न है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, कोष्टक में CAZRI स्थित है, तो ये स्थित है जोधपुर में। आपसे CAZRI की पूरी फॉर्म भी पूछ सकता है, पूरा नाम भी पूछ सकता है। तो इसका पूरा नाम क्या है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये कहाँ स्थित है, जोधपुर में स्थित है। आगे हम बात करें राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये स्थित है भरतपुर में। 41वां प्रश्न है अपना, F1 पीढ़ी का संबंधित जनक से संकरण कहलाता है, तो ये कहलाता है प्रतीप संकरण। कई बार एग्जाम में पूछा भी है प्रतीप संकरण क्या है। तो F1 पीढ़ी का जनक से क्रॉस कराना क्या कहलाता है, प्रतीप संकरण कहलाता है। आगे हम बात करें 42वां प्रश्न, प्रतीप संकरण में उपयोग किए जाने वाले जनक को कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं आवर्ती जनक। यानी प्रतीप संकरण में जिस जनक का उपयोग किया जाता है उसको हम कहते हैं आवर्ती जनक। 43वें प्रश्न की बात करें, द्विगुणित गुणसूत्रों की प्रतियों की संख्या में परिवर्तन कहलाता है, तो ये कहलाता है सुगुणिता। ध्यान रखना इसमें क्या है, प्रतियों की संख्या में कमी होना क्या कहलाता है, सुगुणिता कहलाता है। ऐसे ही द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या में एक या अधिक गुणसूत्रों की कमी होना क्या कहलाता है, असुगुणता। जब एक या अधिक गुणसूत्रों की कमी होगी तो क्या कहलाएगी, असुगुणता। जब प्रतियों की कमी होगी तो क्या कहलाएगी, सुगुणता कहलाएगी। आगे हम 45वें और अंतिम प्रश्न की बात करें, तो एक समान लक्षणों वाले पौधों को छांटकर बीजों को मिलाना कहलाता है, तो ये कहलाता है समूह चयन। कई बार प्रश्न पूछा भी जाता है समूह चयन क्या है, तो एक समान लक्षणों वाले पौधों को छांटकर बीजों को मिलाना क्या कहलाता है, समूह चयन कहलाता है। ये हमारे बायोलॉजी के केवल फर्स्ट पार्ट के मोस्ट क्वेश्चन थे। इन प्रश्नों से ही जितने भी बड़े प्रश्न बनेंगे वो बनेंगे, और छोटे प्रश्न तो ये हैं ही, और जो बड़े प्रश्न बनते हैं वो छोटे प्रश्नों से ही मिलकर के बनते हैं। और इस चैप्टर के सारे ही छोटे प्रश्न मैंने इस वीडियो में करा दिए आपको। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमें कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अगली वीडियो सेकंड चैप्टर की जल्दी हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। थैंक यू।